नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री का पोर्शन क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 के अंदर इससे पहले हमने फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाना और सारे वीडियोस फिजिक्स के जो जो पार्ट है वो सब पार्ट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे और अच्छे से देखना। हर एक चीज को इतने अच्छे से वहां पर बताया गया है कि आपको वापस खुद जाकर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन। तो आज से हम शुरू करते हैं हमारे क्लास 10 का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपको चैनल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। हमारे जो चैनल का नाम है स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट, इसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे के पास फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके हम, और फ्री के साथ साथ एकदम प्रोफेशनल वे से उनको जो नॉलेज है हम मुहैया करा सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। तो देखिए, जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम बताया केमिकल रिएक्शन, तो आपने अपने डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस बहुत बार देखी होगी। अपने डे टू डे सराउंडिंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस बहुत होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि साइंस एक्चुअल में क्या है, आपके डे टू डे लाइफ में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में हम अगर व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाकर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। एक्चुअल में हमें साइंस का मीनिंग समझ आ जाएगा, व्हाट इज साइंस। तो केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी रात को मम्मी दूध को थोड़ा सा गर्म कर कर, दूध जब हल्का गर्म रहता है तो उसके अंदर दही मिला देती है या छाछ मिला देती है, तो सुबह देखते हैं कि वो जो दूध का जो पतीला था जिसमें दूध था वो दही बनकर तैयार हो जाता है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आप जब खाना खाते हो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एक्सक्रीटरी के रूप में एक्सक्रिएट हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। आप ब्रीदिंग कर रहे हो फिर ब्रीद आउट कर रहे हो, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो अपने सराउंडिंग बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और आपको अपने आसपास ऑब्जर्व करके आप जब देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रही है। जब भी आग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी आप आग जलाते हो तो आग जलाते हो, कोई सी लकड़ी को जलाया या किसी कागज को जलाया तो उसमें से धुआं निकलता है। यानी कि जो आग जलने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, डेफिनेशन पढ़ते हैं यहां से केमिकल रिएक्शंस की। क्या है, द प्रोसेस in which a new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाए, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो जो सब्सटेंस जिन्होंने रिएक्ट किया, आपस में रिएक्शन जो की, उनसे कंप्लीट डिफरेंट है। यानी कि एक एग्जांपल लेके अपन बात करें तो यहां पर अगर बात करें, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपके वाटर बनाता है 2H2O। तो देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कंप्लीट डिफरेंट है, और जो बना H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है। यानी कि देखो, ये तो था आपके इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
अब बात करें केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। अब बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। ये भाई गैस के अंदर रहती है, ये भी गैस की फॉर्म में रहती है, जबकि ये जो बना वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कि जो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो ऊपर ये जो यहां पर दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट यहां पर बोला जाता है। और राइट हैंड साइड में जो कि बनकर कुछ आया है इनके रिएक्शंस के बाद, इसको बोला जाता है आपके प्रोडक्ट। एकदम क्लियर? रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। क्लियर? ठीक है, यहीं पे ये चीज भी लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन रिएक्टेंट, आपस में रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बनाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? यहां पर आगे चलते हैं। देखो, आप थोड़ा ध्यान देकर ऑब्जर्वेशन अपनी पावर को बढ़ाकर अगर पढ़ोगे तो साइंस एक जस्ट बच्चों का खेल लगेगा आपको। वैसे आप बच्चे हो, एक आप जैसे गेम खेलने जाते हो, गेम में कैसा इंटरेस्ट आता है, ऐसा कैसा इंटरेस्ट आपको साइंस में आएगा अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े। एकदम मजा आ जाएगा आप। और आपको पता है मजा कितना जरूरी है। मजा नहीं आए तो उस काम को करने का मन ही नहीं करता। तो मन को बनाना पड़ेगा, और मन को बनाने के लिए मजा पहले जरूरी है। तो देखिए, मजे लेते लेते पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था तब बताया था, डाइजेशन ऑफ फूड एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल है। तीसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा जब भी कोई लोहे का आइटम है वो मॉइस्चर के फॉर्म में, मतलब मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर में रहे, ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि वाटर की क्वांटिटी और ऑक्सीजन एयर की क्वांटिटी दोनों वहां पर अवेलेबल हो, तो वो जो लोहा है वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद काट खा जाता है। मतलब उसके ऊपर एक छोटी छोटी सी रेत जैसे कुछ चीजें हैं आ जाती हैं, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। ओके, जिसको जंग लगना कहते हैं, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं काट खाना। ठीक है, तो काट खाना वो ऐसे काट खाना वाला काट खाना नहीं है, काट का मतलब होता है जंग। ओके, एकदम क्लियर? ठीक है। फोर्थ जो एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स। मैग्नीशियम रिबन्स को जब जलाते हैं, अपने दिवाली में बोलते हैं ना, अपने यहाँ राजस्थानी में टिकड़िया फोड़ते हो आप, जो टिकड़ियों का फोड़ती जो स्पार्कल्स आता है सेम टू सेम, जब इस मैग्नीशियम रिबन्स को जलाते हो वो का वो स्पार्कल आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये तो आपको पता ही, आपके घर के अंदर ये सब चीजें होती हुई आई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी एक रिएक्शंस का एग्जांपल लेके आपको बताया था, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है वाटर 2H2O। ठीक है, तो देखो चेंज इन स्टेट तो हो रहा है स्टेट में, ये गैस थी, ये भी गैस थी, और ये लिक्विड बन रहा है। स्टेट इसकी चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, और इसका कलर कलरलेस हो जाएगा पूरा। ओके, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज होगा, इसका टेम्परेचर अलग, इसका अलग, और इसका कंप्लीटली अलग। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैसेस का इवोल्यूशन भी होता है, गैस बाहर भी निकलती है, गैस अंदर भी आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पे कमेंट करके एक चीज जरूर बताओगे कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर गैस एक्सर्ट होती है,
तो उस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर गैस एब्जॉर्ब हो, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या गैस बोल लो या एनर्जी बोल लो, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? और जिसके अंदर एनर्जी एक्सर्ट होती है उसको क्या बोलोगे? तो इस रिएक्शन का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और जो सबसे अच्छा आंसर देगा, जो सबसे सही आंसर देगा, सबसे पहले देगा, उसका नाम यहां पर मैं जरूर लेके बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन से तरीका? पहला तरीका है केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि सिंपल इंग्लिश हमें जो आती है उस सिंपल इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखकर। दूसरा जो तरीका है वो है केमिकल फॉर्मूला के हेल्प से, जिसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन। तो बात करते हैं दोनों की, एक एक करके देखते हैं अपन कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। यहां पर एक इक्वेशंस दी हुई है कि भाई ये जो जिंक है वो किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करती है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो चीजें हैं वो कहलाती है रिएक्टेंट। अगर हम हिंदी में बात करें तो इनको कह सकते हैं अभिकर्मक। ये अभिकर्मक अभिक्रिया कर कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करेंगे और एक यहां पर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो अब यहां पर तो पूरी उसकी स्पेलिंग लिखी गई है, वर्ड फॉर्मेट में लिखी गई है, वर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई। वर्ड फॉर्मेट का मतलब हर एक की कंप्लीट स्पेलिंग यहां पर लिखी हुई है। तो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा बल्कि सा आपको लगता है ये पता नहीं क्या है। और यहीं दूसरी जगह इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखा गया है। Zn को लिखा गया, देखो जिंक को लिखा है Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा गया है H2SO4 से, और ये मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट, जिंक ZnSO4, और क्या बनाते हैं? प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये तरीके से लिखी हुई रिएक्शन है, एक ये तरीके से लिखी हुई है। तो देखने में ज्यादा सुंदर और ज्यादा असरदार कौन सी लगती है केमिस्ट्री की दृष्टि से? वो ये लगती है। ओके, केमिकल फॉर्मूला वाली। क्लियर है? इससे क्या होगा, हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि उस केमिकल के अंदर, उनके अंदर जो जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस का क्या क्या कंपोजिशन यहाँ पर है। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आया? दो फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं इसको, एक है वर्ड फॉर्मेट में और दूसरा है आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेट में। एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस देखी, अब बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में देखी होगी। इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी जो लाइन, उस लाइन के अंदर बीच में इक्वल का साइन हो और इधर कुछ आइटम हो और इधर भी कुछ आइटम हो और दोनों की वैल्यू क्या हो? समान। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो ताकड़ी आती थी जिससे अपन वेट मेजरमेंट करते हैं, तो वो बीच का जो सुइया है बीचों बीच में रहता था, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो पार्ट थे, जैसे जैसे ऊपर होते थे ऐसे ऐसे उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस होता था। ओके, बात करते हैं आगे। बात करें केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला की फॉर्म में, उसको ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन।
ओके, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मूला के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर दिया, कौन कैसे फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखी होती है। जो कि मैंने सबसे पहले एक रिएक्शंस बताई थी कि जैसे ये जो हाइड्रोजन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती है तो आपके वाटर का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्मेट में था, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्मेट में था, और जो बना वो आपके लिक्विड फॉर्मेट में था, लिक्विड स्टेट में था। ये लिक्विड स्टेट है, ये आपके ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म या गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है। एकदम क्लियर है यहाँ तक किस तरीके से ये क्या से क्या चीज हो गई। यानी कि केमिकल इक्वेशन वो चीज होती है, या केमिकल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जब केमिकल रिएक्शंस को केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से लिखा जाए, उसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मतलब ऐसा मजा आएगा पढ़ने में, क्या मतलब पढ़ाई का भी नशा हो जाएगा आप। और जिस दिन ये हो गया ना तो जिंदगी में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लाइफ में पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। भले ही आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स देख लोगे और उसमें बताया गया पढ़ के क्या कर लिया, अरे बिना पढ़ाई के कोई कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। ये फालतू के वीडियो देखकर उससे बहकना नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा काम करना है। ओके आगे बात करें। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो यहां पर ये मैग्नीशियम है, इसमें बीच में प्लस लगाया जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये एरो मार्क ये बता रहा है कि रिएक्शन है वो किस तरफ हो रही है। तो यहां पर बन गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये तो आपके बन गया आपके प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट। क्या थे, रिएक्टेंट। क्लियर है, एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। और जो भी कैटलिस्ट या कुछ भी चीजें हैं वो सब इस एरो मार्क के ऊपर लिखा जाता है, और एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस तरफ डायरेक्शन हो रही है। ये दोनों रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट यहां पर बना रहे हैं। एकदम क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर एक नया टॉपिक देखते हैं, और नया टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना हम यहां पर सीखेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही हमें राइट हैंड साइड में रखना है। जैसे आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, सब्जी की दुकान में सब्जी लेने जाए, और आपने देखा होगा सब्जी की दुकान पे वो मेजरमेंट करने के लिए एक रखा होता है मेजरिंग मशीन, तो उसके अंदर एक तरफ वो सामान डालता है, एक तरफ बाट रखता है 1 किलो के, आधा किलो के, ठीक है, 200 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम ऐसा करके, ठीक है। 700 ग्राम का बाट नहीं होता, 700 ग्राम 500 प्लस 200 करके रखता है। ओके, तो उसके अंदर वो सामान डाल के देखता है, अब दोनों अगर बराबर आ जाए वो क्या हो गया, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएगा तो हमें उतना है वेट का आइटम दे दिया जाएगा। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये कहता है कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, बट एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। ओके, so number of elements involved in a chemical reaction should remain same
एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने, जैसे अगर एक रिएक्शन यहां लिखूं, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करके आपके बनाया H2O। तो आप यहां पर जब देखोगे तो देखने पर आपको पता लगेगा कि ये जो इक्वेशन है वो एक तरह से बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 लेफ्ट हैंड साइड में। क्या राइट हैंड साइड में भी 2 है? हाँ भाई, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एटम हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। क्या राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं? नहीं, 2 नहीं है। ये नाराज हो गया, जिसको 2 मिले इसको 2 नहीं मिले। तो भाई साहब इसको 2 देने के लिए यहां पर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, ऑक्सीजन के हो गए 2। तो ऑक्सीजन तो राजी हो गया भाई, इधर भी 2 इधर भी 2। बट जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने हुए? 4। यहां भी मुझे 4 करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन हुई वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक बैलेंस्ड रिएक्शन है या बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है मेरी बात? इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्टेज वाइज इसको बैलेंस करने के लिए स्टेप के बाद। ठीक है, इसके सारे स्टेप्स देखते हैं। तो ये जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है। हीट एंड ट्रायल मतलब अपन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रखते जाते हैं और देखते जाते हैं कंपेयर करके कि भाई हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुए या नहीं। तो देखिए पहला स्टेप है, एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है कि फेरस है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो फेरस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बनाती है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि देखो फेरस में कितने एटम है? यहाँ पर तो एक ही है। कितना है? 1। जबकि यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन में यहाँ कितने हैं? 1। यहाँ कितने हैं? 4। हाइड्रोजन में यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं? 2। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स को बनाना है, एक बॉक्स बनाएंगे टेबल, और टेबल के अंदर लिखेंगे। तो वहां पर आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी रिएक्टेंट थे उसके अंदर एटम्स की वैल्यू, तो फेरस की कितनी थी? 1। हाइड्रोजन की कितनी थी? 2। ऑक्सीजन की कितनी थी? 1। और राइट हैंड साइड में 3, 2, 4 इस तरीके से थी। अब जितनी यहाँ है उतनी वहां होनी चाहिए, इसको इक्वल करना है। तो करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर है उसको सबसे पहले करेंगे। तो देखिए यहां पर चेंज किसको करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन को चेंज करते हैं, क्योंकि यहां पर 4 है। तो यहां ऑक्सीजन की वैल्यू 4 करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 से करते ही यहां ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 4, हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई 8, और फेरस की वैल्यू तो थी 1। फेरस की वैल्यू यहाँ 3 और ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 4 और हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 2। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊं तो टेबल में इस तरीके से कह सकता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड के आइटम, ये राइट हैंड साइड के आइटम, और यहाँ पर एलिमेंट ले देते हैं, ये फेरस, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो फेरस के यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने? 8, जबकि यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने? 4 और इधर भी 4। तो ये तो भाई इक्वल हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के लिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन के लिए देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, तो इधर यहाँ पर 2 थे, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितने हो गए? 8। तो आप देखो हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन भी 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 8, ऑक्सीजन 4, लेकिन फेरस यहाँ 3 है, जबकि यहाँ पर 1 था, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फेरस भी यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। तो इस तरीके से
जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में थे, जितने एटम्स, इन एलिमेंट्स के जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में थे, उतने ही एटम राइट हैंड साइड में हो गए। ओके, क्लियर? लास्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट वाला फिजिकल स्टेट भी देख लेते हैं। फेरस हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, आपको पता है। लोहा, वाटर है H2O, ये गैसेस और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है, क्योंकि एयर प्लस मॉइस्चर फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये वाटर है, तो इस कारण से ये गैसेस फॉर्मेट में है। Fe, ये आपके Fe3 यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। O4 और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर गैस बन गई। ये एक तरह से रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? रस्ट का, ठीक है। जंगल जिसको बोलते हैं ना हिंदी में जंग, या अपने मारवाड़ी में बोलते हैं काट, ठीक है। और देखो ये अलग अलग सिंबल्स है, अलग अलग तरीके की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एस का यूज किया जाता है, लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का नहीं एल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? एल फॉर लिक्विड। गैस के लिए जी, एक्वास के लिए एक्वा, एक्यू। एक्वास स्टेट क्या होती है? जब किसी सब्सटेंस को पानी में घोल दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, वो एक्वास स्टेट में पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या कुछ भी हो, जो भी इनके बीच में जो एरो लग रहा है, इस एरो के ऊपर वो लिखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस देखी। इससे आगे वाले टॉपिक हम आगे वाले जो भी वीडियोज आएंगे उसके अंदर कवर करेंगे। आप इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया या नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ ये क्लासेस जरूर शेयर करना, ये वीडियो जरूर शेयर करना। जो फायदा आपको मिल रहा है वो फायदा आपके सारे फ्रेंड्स को मिले। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे।